दोस्तों, वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस को लेकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, पहला तो उनका ये कहना है कि जो भी इंडियंस वेस्ट एशिया में अभी फंसे हुए हैं उनको निकालना हमारी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये चीज एक सिंगल देती है कि भाई कैसे भी करके जो भी इंडियंस वेस्ट एशिया में, चाहे फिर वो ईरान हो या दूसरे कंट्री जहां पर ईरान अटैक कर रहा है, वहां से निकालना। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लो ये हमेशा पैरामाउंट रहेंगे। और ये देखो, किसी ने सवाल नहीं किया था, क्योंकि कल का अगर देखा जाए ना, तो पहला ही तो दिन था पार्लियामेंट के, अगर बजट सेशन के सेकंड फेज की बात करें तो, है ना। तो एकदम से कोई सवाल तो हुए नहीं, डायरेक्टली जवाब ही दे दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया, क्योंकि सीधी बात है, बातें तो होनी है इन मुद्दों को लेकर के कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन आप कैसे दे पा रहे हो, सारी चीजें थी। इसके अलावा देखा जाए तो ईरान में अब जो आपको पता है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, उनकी तो डेथ हो गई। तो ऐसे में उनके बेटे आयतुल्ला मजताब खमेनी को सक्सेसर के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है कि ये अब अपने पिता की जगह वहां पर इस्लामिक लीडर के तौर पे काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ईरान, इजराइल और यूएस की जो लीडरशिप है, चलो उनसे तो बातचीत होती रहती है या हो जाती है। वहां तो लीडरशिप का एकदम क्लियर है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए में, इधर बेंजामिन नेतन्याहू है, इनसे बातचीत हो गई। लेकिन ईरान में किससे बात की जाए? अभी के टाइम पे कौन है वहां पर पावर में जो कि रियल में पावर एग्जीक्यूट करता है? क्योंकि सुप्रीम लीडर है, उनकी तो डेथ हो गई थी 28 फरवरी को, जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी उसी में। वहीं दूसरी तरफ वहां के प्रेसिडेंट है या दूसरी जो स्टैब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं, उनकी इतनी चलती नहीं है, ये चीज दिखती है। तो किससे बात की जाए जिसके चलते हैं एक ये बात हो कि भाई ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स आ गया है ना। तो वो थोड़ा सा एक इशू बन रहा है। लेकिन हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं, उन अरागची उनसे बातचीत हुई थी फरवरी 28 को और मार्च 5 को। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपको पता होगा कि ईरान नेवी का वो जो IRIS देना करके एक नेवल शिप था, जिसको यूएस ने टॉर्पीडो अटैक करके उसको खत्म कर दिया था श्रीलंकन ऑफ कोस्ट में। तो उसके बाद में एक बातचीत चल रही है कि भाई ईरान के इन शिप्स को जो हमारे यहां पर मिलान करके एक जो एक्सरसाइज हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करके जा रहे थे, उनकी एक तरीके से हमें डॉकिंग अलाउ कर देनी चाहिए थी। देखा जाए तो ईरान ने देखो रिक्वेस्ट की थी कि हाँ, हम आपके यहां पर क्या हमारे जो शिप्स हैं उनको डॉक कर सकते हैं। लेकिन सीधी बात है, जब कोई शिप लंबे रन पे निकल जाता है ना, तो उसको रिटर्न आने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ईरान का एक शिप जिसका नाम है IRNS लवान, उसको तो देखो फिर भी हमने डॉकिंग अलाउ की कोची वाले पोर्ट पर। बाकी जो ये IRIS डेना, इसको ये निकल चुका था, ये आया नहीं, तो इस चक्कर में फिर बाद में अटैक हो गया। और थर्ड वन है, उसके बारे में नाम अभी तक हाईलाइट हुआ नहीं है। तो ये इस तरीके के कुछ डेवलपमेंट्स हैं। लगभग 67,000 नेशनल इंडियन नेशनल्स वहां पर स्टक, अगर गल्फ की आज की सिचुएशन की बात की जाए तो। ये सिनेरियो जिसको एक्सप्लेन किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। फिर बात करते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। विश्वास दिवस ऑफर्स अभी कंटिन्यू है। आपको मैं बता चुका हूं कि आप प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हो 2028 के लिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। 3 साल का ही प्रोग्राम रहेगा। एनुअल आपको फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी हर साल के लिए अलग अलग। तो ऐसे में आपको 63% ऑफ दिया जा रहा है, साथ में ऑफिसर्स किट भी दिया जाएगा। और अगर आप 11th और 12th क्लास में हैं, ये तो कॉलेज गोइंग के लिए था प्रारंभ, तो आरंभ होता है 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ दिया जा रहा है। इसमें भी आपको अच्छी खासी डिस्काउंट मिल रही है ना। कोई भी डाउट आए इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7948221232। ठीक है। देखो, अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल की। फर्स्ट आर्टिकल हमारा मून शॉट प्रोजेक्ट। सबसे पहला सवाल कौन चला रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और प्रतीक्षा ट्रस्ट, इन्होंने मिलकर के मून शॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या? देखो, जब भी ब्रेन में स्टॉक आ जाता है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं जिसके चलते ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रुक जाती है। ना तो ब्रेन प्रॉपरली चीजों को परसीव कर पाता है, समझ पाता है, और ना ही ब्रेन उस कंडीशन में प्रॉपरली मोटरी डायरेक्शन दे पाता है, मोटरी आउटपुट दे पाता है कि भाई कौन सा हाथ उठना है। तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाती है कुल मिलाकर के, अगर देखें तो बॉडी मूवमेंट रुक जाती है। तो ऐसे में जो स्टॉक के सर्वाइवर्स हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके लिए AI बेस्ड एक ब्रेन को प्रोसेसर डेवलप किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत, मून शॉट प्रोजेक्ट के तहत। याद रख लेंगे, ब्रेन स्टॉक जिनके आता है उनको
रिवाइवल देना, उनको रिहेबिलिटेट करना, उससे संबंधित ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक तरीके का ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, जिसमें क्या होगा, ये चिप आपको समझ में आ रही है, क्या होगा कि जैसे डिसीजन लेने वाला पार्ट है वहां पर एक कोड कनेक्ट कर दी जाएगी, मूवमेंट आउटपुट जो देने का काम है वहां पर एक कोड कर दी जाएगी, विजुअल से रिलेटेड जो पोर्शन हमारा ब्रेन का वहां पर ऐसे कोड ब्रेन में कनेक्ट कर दी जाएगी, और चिप जो है वो एक तरीके से सेपरेटली पुट कर दी जाएगी, है ना, ब्रेन के अंदर नहीं बाहर की बाहर, है ना, नॉन इन्वेजिव मैनर में। तो वो चिप जो होगी वो ब्रेन की जगह जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको स्टडी करके और फिर काम करवाएगी बॉडी से, प्लस ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि भाई आप यहां पर इस तरीके से काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जहां पर क्लॉट डेवलप हुआ है, जहां पर स्ट्रोक की वजह से इंपैक्ट आया है ना, वो फिर रिवाइव भी कर पाएगा विद द टाइम। तो इसका मतलब यह है कि एक मूवमेंट और जो कोऑर्डिनेशन है एक बॉडी में जो होना चाहिए, जो स्ट्रोक की वजह से खत्म हुआ, उसको रिवाइवल देना मेन काम है, जिससे जैसे कि हम किसी चीज तक रीच करना चाहते हैं, किसी चीज को ग्रास्प करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। गोल है एआई ड्रिवन मैकेनिज्म के चलते हम ऐसा न्यूरल डिवाइस तैयार करें जो कि ब्रेन एक्टिविटीज को डिकोड करे और उससे ब्रेन एक्टिविटीज को भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैकेनिज्म क्या है इसमें, देखो न्यूरोसाइंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट किया है और साथ में न्यूरोमॉर्फिक जो हार्डवेयर है, इसका मतलब ऐसे डिवाइसेस जहां पर आप ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हो फिजिकली, बट वो होता कैसे, एक आर्टिफिशियल मैनर में। तो वो हो गया आपके न्यूरोमॉर्फिक जो हार्डवेयर, उनको इंटीग्रेट किया गया है, और साथ ही साथ बायो इलेक्ट्रॉनिक्स को, जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारी बॉडी में रन करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने का ये पूरा मैकेनिज्म है। टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है इस प्रोजेक्ट में, दैट इज न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और एआई एल्गोरिदम। अच्छा, एआई एल्गोरिदम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज यहां पर क्या है कि जब एक इंडिविजुअल किसी भी चीज को लेकर के कोई रिफ्लेक्शन दे, मानो हमारी तरफ कोई अटैक वाली कंडीशन आ रही है तो आंखों की तरफ कुछ आ रहा है तो आंखें एकदम झपकती है ना, तो वो जो कंडीशन है वहां पर एआई बेस्ड जो एक मैकेनिज्म यहां पर चिप में डाल दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आंखों से करवाएगा, और आपका ब्रेन क्या सोचता है उस ब्रेन वाली प्रैक्टिस या उस तरीके की कोडिंग एआई चिप में डाल दी जाएगी, और वो फिर हेल्प करेगी अपनी बॉडी को प्रॉपर काम करवाने में जब स्ट्रोक से कोई अगर पीड़ित सरवाइव कर रहा है तो। समझ गए? इसमें फेज 1 में तो नॉन इन्वेजिव मैनर में होगा, मैंने बताया बाहर की तरफ चिप आपकी कनेक्टेड होगी, और फेज 2 में कोशिश ये की जाएगी कि वो जो डिवाइस है उस डिवाइस की साइज थोड़ी छोटी कर दी जाए और सर्जरी करके अंदर ही डाल दिया, जैसे पल्सर्स होते हैं ना, हार्ट पल्स, हार्ट को पल्स देने वाले, कईयों की पल्स डाउन हो जाती है तो उस टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडिंग और कोलैबोरेशन, इसको प्रतीक्षा ट्रस्ट है जिसको फाउंड किया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन और सुधा गोपाल कृष्णन इनकी तरफ से, और ये इसको मोरलेस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियली। ठीक है, आगे बात करें इस प्रोजेक्ट में, साइंटिस्ट, इंजीनियर, न्यूरोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रेन को प्रोसेसर्स की बात करें तो देखो ये एआई पावर्ड बाई डायरेक्शनल न्यूरल इंटरफेसेस है। इसका मतलब जहां ब्रेन की तरफ सिग्नल आते हैं वो और ब्रेन जो सिग्नल देता है वो, दोनों चीजों को प्रोसेस करने का ये मैकेनिज्म यहां पर देखने को मिलता है। की फीचर्स, ये क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें न्यूरल एक्टिविटी, अब अगेन वही बात, हमारा जो ब्रेन होता है वो भी तो क्लोज लूप सिस्टम का ही तो पार्ट हो गया ना, कि कोई चीज हमने देखी, आंखों ने कुछ देखा, ब्रेन के पास सिग्नल गया तो ये ब्रेन कुछ पिक कर रहा है और ब्रेन फिर सिग्नल देगा हाथ पांव या किसी और हमारे बॉडी पार्ट को, तो वो प्रोसेस यहां पर इंटरनली चलता है, तो उसको थोड़ा एक्सटर्नली हम असिस्टिव मैनर में कर रहे हैं यहां पर। इसके अलावा कन्वेंशनली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस होते हैं, इससे थोड़ा हट करके यहां पर काम हो रहा है क्योंकि यहां पर आप कॉग्निटिव लूप पर भी काम कर रहे हैं, समझ पर भी। अब आप सोचो समझ कैसे, एआई का यूज करके, है ना। इसके अलावा परसेप्शंस को इंक्लूड किया गया है, अटेंशन देने की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग, मोटर कंट्रोल, ये वो काम है जो ब्रेन अपने लेवल पे काम करता है। अब ब्रेन की जगह एआई टूल आपने इंस्टॉल कर दिया, ये है पूरा मैकेनिज्म। आप समझिए कि कैसे ब्रेन को रिप्लेस करने का एक ये काम भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में अगर हम इसके और एस्पेक्ट को देखें तो। लेकिन अभी के टाइम पे एक बार तो जो स्ट्रोक की वजह से परेशान लोग हैं उनकी सहायता का ये मैकेनिज्म है। फिर बात करें, एआई एल्गोरिदम तो यूज करेगी, देखो हमेशा हेल्प करती हैं एक तरीके से। रियल लाइफ में क्या हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं उनको हम आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में होगा, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होगा, कॉग्निटिव ऑगमेंटेशन में, कि कैसे एक ब्रेन अगर रुक गया है काम करने में, समझने में, तो उसके कैसे रिवाइवल दिया जाए। क्योंकि स्ट्रोक के बाद में जो लोग सर्वाइव करते हैं ना, उनके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो मोर और लेस एकदम आइसोलेट सा हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जल्दी से रिफ्लेक्टिव हो सकती हैं, वो रिफ्लेक्टिव नहीं हो पाती हैं, याद नहीं रहती चीज़ें, वो बातें यहाँ पर टैकल होने का स्कोप है। अब बात करते हैं अस्मिता इनिशिएटिव। देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली
एक आर्टिकल को हाईलाइट किया अस्मिता इनिशिएटिव से रिलेटेड, जो कि मोर और लेस खेलो इंडिया का ही एक वर्टिकल है, जिसका मेन टारगेट क्या है इस अस्मिता इनिशिएटिव का, कि खेलो इंडिया में जिस तरीके से हम अलग अलग स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे ओलंपिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा पदक जीत के लेके आए, हमारी परफॉर्मेंस गेम्स में डिफरेंटली अच्छी आए, तो ऐसे में विमेन को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं। तो अस्मिता का नाम ध्यान रख लेना है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये एक जेंडर न्यूट्रल मिशन है, खेलो इंडिया फ्रेमवर्क के तहत ये काम कर रहा है। इसकी मिनिस्ट्री नोडल है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। 2021 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन पहले नाम रखा गया इसका खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, लेकिन अब इसको नाम बदल के क्या कर दिया है, अस्मिता इनिशिएटिव, याद रख लेना है। अगर हम एजेंसीज की बात करें तो इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेरा युवा भारत, ये दो एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। कोर ऑब्जेक्टिव है ग्रास रूट एम्पावरमेंट, मतलब लोकल लेवल पे महिलाओं को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना, जिससे कि नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करके इंडिया का नाम ऊंचा कर सके। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लोकल लीग्स कंडक्ट कराना, जिससे कि लोकल लेवल पे पता पड़े कि कौन बढ़िया परफॉर्मर है। फिर ट्रेनिंग वुमेन, महिलाओं को 2036 ओलंपिक के हिसाब से तैयार करना, जिससे कि भारत की पदक टैली है ना, मेडल टैली को और इंक्रीज किया जा सके। ऑपरेशनल फोकस की बात करें, इसमें एथलेटिक्स पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें ट्रैक इवेंट जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ है, जिसमें 13 साल से कम उम्र, 13 से 18 और 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां जो होंगी उनको पार्टिसिपेशन में लाया जाएगा। इसके साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी एक्सीलेंस इंश्योर की जाएगी, मतलब कैसे हम डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल किस तरीके से एक बैट्समैन को हैक किया जाता है, एक बॉलर को हैक किया जाता है क्रिकेट में, वही तरीका यहां पर डिजिटल एस्पेक्ट में अप्लाई किया जाएगा कि क्या ऐसी टैक्टिक्स है जिसके चलते लोग जो हैं, या ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन या यूएसए, इन कंट्रीज के अंदर इतने सारे मेडल्स चले जाते हैं ओलंपिक्स के टाइम पे, क्यों ना हम भी वही चीजें अप्लाई कर दें। वो पॉइंट आ गया। इंपैक्ट, जब से 2021 से ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया, या फिर कहें कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, जिसको अस्मिता इनिशिएटिव अब बोल दिया गया, उससे फायदा क्या हुआ, 2600 के लगभग लीग्स ऑर्गेनाइज कराई गई 34 डिफरेंट स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में, डिसिप्लिन्स में, 550 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और नक्सल अफेक्टेड एरिया भी इंक्लूडेड था। तो ये एक अपने आप में पेनिट्रेशन को शो करता है। फिर नेशन वाइड लीग ऑर्गेनाइज कराई गई 250 डिफरेंट लोकेशंस में, जिसमें इंटरनेशनल वुमेन डे जो अभी हमारा गया है 8 मार्च को, उस टाइम पर ऑर्गेनाइज, जिसमें 2.5 लाख के लगभग महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। फिर आता है 3 C's इनिशिएटिव। देखो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर है ना, उनके सेक्रेटरी जो वेस्ट की जोन के लिए सेटल्ड है हमारी मिनिस्ट्री में, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या होता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है क्रोएशिया के स्पेशल एनवॉय से। अब क्रोएशिया आपको पता है ये बाल्कन कंट्री है, ठीक है ना, वहां के जो आप कह सकते हो स्पेशल एनवॉय आए हुए थे। अभी जो रायसेना डायलॉग हुआ जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया, तो इन्होंने बातचीत भी की। तो ये 3C इनिशिएटिव है क्या, देखो ये हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन में यूरोप का जो सदर्न और ईस्टर्न पार्ट है ना, उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का 3C इनिशिएटिव है, जिसमें 3 C's, एक तो आपका बाल्टिक सी हो जाता है, एक आपका एड्रियाटिक सी हो जाता है, और एक आपका ब्लैक सी। इस रीजन के बीच में जो कंट्रीज आ रहे हैं, जो कि यूरोप के ईस्टर्न या फिर आप कह सकते हो सदर्न रीजन में या साउथ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, उनके साथ एंगेजमेंट। ये 2015 में लॉन्च होया हुआ इनिशिएटिव है, ठीक है। तीनों सीज का नाम याद आप रख लेंगे। इसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, ये कंट्रीज इन्वॉल्व है। मेन क्या है, मैंने बताया नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, चाहे फिर वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रांसपोर्ट या फिर डिजिटल सेक्टर। फिर बात आता है सोलोमन आइलैंड्स। रिसेंटली क्या होता है, 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया सोलोमन आइलैंड में, एक पर्टिकुलर रीजन है दैट इज किराकिरा। याद रख लेना किराकिरा कहां पर है, 6 मार्च 2026 को। ये जो रीजन है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर में आ जाता है, मतलब पैसिफिक प्लेट जो है वो यहां पर कन्वर्ज कर रही है, टकरा रही है किसके साथ में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में। और इसी वजह से यहां पर ये सबमर्ज्ड आइलैंड, सबमर्ज्ड माउंटेन्स हैं, जो कि आइलैंड के तौर पे हमें इमर्जेंट फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, सरफेस पे निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। लोकेशन आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। और देखा जाए तो ये अपने आप में जो किराकिरा वाला जो एरिया है ना, ये सोलोमन आइलैंड में सबसे ज्यादा हैबिटेट, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं की है। इसके अलावा ये जो आइलैंड्स है, ये आप देख सकते हो, इस किराकिरा आइलैंड का दूसरा नाम एक और है, दैट इज मकीरा। यहां पर एक मिशन पोस्ट है, हार्बर है, कई चीजें डेवलप्ड है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हो गया
सोलोमन आइलैंड्स की बात करें तो उस ग्रुप में किराकिरा। सोलोमन आइलैंड्स की बात करें तो वैसे ही पैसिफिक ओशन के किस तरफ आ गए, साउथ वेस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ओवरऑल देखें तो मेलेनेशिया के अंडर में ही आ जाता है। मेलेनेशिया का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो मलयन आइलैंड्स का ग्रुप है उसी के एक्सटेंशन के तौर पे इनको कंसीडर किया जाता है। और ओवरऑल देखें तो ओशियानिया का ये पार्ट होता है, मतलब पैसिफिक ओशन में लोकेटेड लाखों की संख्या में आइलैंड्स का एक ये ग्रुप है जिनको मेलेनेशिया के अंडर कंसीडर किया जाता है। और लोकेशन हमने वैसे देखी ली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर पैसिफिक प्लेट इन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में टकरा रही है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सोलोमन आइलैंड जो है वो दो पैरेलल चेन्स में लोकेटेड है, जहां पर वॉल्केनिक आइलैंड्स भी है तो साथ में कोरल अटॉल्स भी है। कोरल रीफ्स के चलते वहां पर लेगून टाइप स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, जिसमें सेंटर में भी पानी रहता है, बाहर भी चारों तरफ पानी पानी। हाँ, टेरेन की बात करें तो ज्यादातर माउंटेनियस है, फॉरेस्टेड रीजन है। हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर प्लेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सराउंडिंग वाटर की बात करें तो इसके साउथ की तरफ अगर देखें तो यहां पर तो आपको दिखेगा कोरल सी, और इधर देखें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो वहां पर पैसिफिक ओशन दिख जाएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर क्लाइमेट ट्रॉपिकल ओशियनिक है, इक्वेटर के पास का लोकेशन आ गया, तो वैसे भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है। लेकिन क्या होता है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर ब्रीज बड़ी शानदार चलती है, कूल्ड विंड्स, है ना। इसके अलावा पूरे साल बरसात रहती है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर दिखेगी आपको, ट्रॉपिकल ओशन है। फोना एंड फ्लोरा की बात करें तो इसमें एंडेमिज्म बहुत है, डाइवर्स इकोसिस्टम है, मतलब ऐसा फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलेगा जो टिपिकली यहीं पर मिलता है ना, और कहीं नहीं मिलेगा जनरली, है ना। आ जाइए फिर प्लांट्स, यहां पर 4500 के लगभग डिफरेंट स्पीसीज है, जिसमें रेनल्स आइलैंड, ये भी याद रख लेना, रेनल आइलैंड रिसेंटली न्यूज में था, क्या है, किससे सुना, तो सोलोमन है। 10 एंडेमिक टाइप के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। बर्ड स्पीसीज 173 स्पीसीज है, जिसमें कॉमन कार्डिनल लॉरी और मेगापॉड ये भी देखने को मिल जाए। अच्छा, मेगापॉड तो ऐसे बर्ड्स हैं जो कि जो वॉल्केनिक एरप्शन के बाद में जो गरम गरम ऐश बच जाती है ना, गरम गरम जो सैंड होती है, वहां पर अपना घोंसला बना करके रहते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, याद रख लेना। रेप्टाइल्स की बात करें तो यहां पर एंडेमिक सॉल्ट वाटर क्रेट सी स्नेक्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ एक्सटिंक्ट मार्सुपियल। सबसे पहले तो मार्सुपियल्स क्या होते हैं, आपने कंगारू का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, प्री मैच्योर बेबी को जन्म देना और पाउच जो होता है अपनी बॉडी के आगे के वाले पोर्शन में, वहां पर बच्चे को रखना, और वहीं पर वो बच्चा मैच्योर होकर के फिर बाद में रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड के साथ एनकाउंटर करता है। तो ऐसी जो पैटर्न है, ये जनरली आपको ऑस्ट्रेलिया और थोड़े बहुत साउथ अमेरिकन कंट्रीज में रहने वाली स्पीसीज में देखने को मिलती है। इंडिया में इनका कोई प्रेजेंस आज के समय है नहीं, ध्यान रखना है मार्सुपियल्स की अगर बात करें। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा मामला। 2 मार्सुपियल्स रीडिस्कवर हुए, मतलब पहले भी थे पर एक्सटिंक्ट कंसीडर कर लिए गए। एक्सटिंक्ट का मतलब उनके फॉसिल्स देखे तो फिर बाद में मिले नहीं रियल लाइफ में, तो लगा कि खत्म हो गए, लेकिन अभी वापस से देखने को मिले हैं रिसर्चर्स को, जिनमें एक तो है रिंग टेल्ड ग्लाइडर जो कि यहां पर आपके सामने है, एक है पिग्मी लॉन्ग फिंगर्ड पॉसम। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हुआ करते हैं जो जंगल में पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पेड़ की पत्तियां खा ली, ठीक है, गोंद टाइप जो एक वो निकलता है ना पेड़ की, जो मतलब मेन जो तना है, ठीक है, ट्रंक, उसमें एकदम आपने अपनी लंबे लंबे जो आपके क्लॉज हैं उनसे चीरा लगा दिया, जिससे लिक्विड बाहर निकला, फिर वो फ्रीज हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, फिर उसको कंज्यूम करना ये। या फिर पेड़ पे लगे हुए जो रॉटन वुड्स हैं, खराब हो रही लकड़ियां हैं, उनके अंदर लगे हुए कीड़े जो टर्मिट्स, उनको खा करके ये सर्वाइव करता है। तो ये डिस्कवरी हुई कहाँ है, न्यू गिनिया में, ये ध्यान रखना है। और इन दोनों के बारे में समझा गया था कि 6000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। तो सबसे पहले न्यू गिनिया को देख लेते हैं। न्यू गिनिया आप देखोगे तो इंडोनेशिया के ईस्ट की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ आ जाता है, और इसमें यहां पर ये वेगलकॉप करके एक रीजन है जिसमें ये पेनिनसुलर स्ट्रक्चर जो बन रही है, इसको बोलते हैं वेगलकॉप पेनिनसुला। यहीं पर ये दोनों के दोनों डिस्कवर हुई है। अब देखते हैं थोड़ा सा रिंग टेल्ड ग्लाइडर की बात करें तो ये रेयर ट्री ड्वेलिंग मार्सुपियल है। मार्सुपियल का मैंने मतलब बता दिया। और ये फैमिली कौन सी आ गई, ग्लाइडिंग पॉसम, मतलब पेड़ पौधों पर ही रहना और ऊपर चढ़ना, ग्लाइड करना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे मूव करना। ये फॉसिल्स इनके देखे गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब इनका एक बार फिर से अपीयरेंस दिखा है, इसलिए रीडिस्कवरी बोली गई। हैबिटाट, ये ड्रेंच ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं और जनरली आपको दिखेंगे वोगलकॉप पेनिनसुला जो कि पपुआ न्यू गिनिया वाले रीजन में है। और आर्बोरियल वाइल्ड लाइफ है, मतलब पेड़ों पर रह करके सर्वाइव करने वाली लाइफ है। फीचर्स की बात करें तो ये रात को अपने काम पे रहते हैं, नॉक्टर्नल स्पीसी हैं, पत्ते खाना पसंद है, साथ ही साथ अपने खुद के क्लॉज को यूज करके ट्रीज में से सैप निकालते हैं। सैप का मतलब वो लिक्विड, और फिर उसको कॉन्जियल
करने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाए वो लिक्विड, फिर खाते हैं उसको। जैसे हम गोंद, अगर आप खाते हो तो गोंद के लड्डू खाए होंगे, मे बी वो गोंद ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन की बात करें तो देखो इनके पास में एक बड़ी क्वालिटी है, इनका नाम जो पड़ा है रिंग लाइक टेल, क्योंकि इनकी जो पूंछ है ना उसका ये यूज करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में मूव करने में, है ना। और आकार है वो हेयरलेस है। फिर कंसर्न की बात करें तो देखो हैबिटाट लॉस तो सबसे बड़ा चैलेंज है ही, पेड़ पौधे की कटाई होना, जमीनों की क्लियरेंस होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पिग्मी लॉन्ग फिंगर्ड पॉसम। इसमें आप देख सकते हो मोरलेस वैसी अपीयरेंस है, लेकिन ये फिंगर्स आप देखो, इन फिंगर्स का ये यूज करता है लकड़ियों के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, रॉटन जो वुडन होती है उसमें कीड़ों के निकाल निकाल करके खाने के काम में आती है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये टाइनी मार्सुपियल स्पीसी है, प्रीवियसली एक्सटिंक्ट मान ली गई लेकिन दोबारा से फिर से देखा गया। हैबिटाट की अगर बात करें तो ये भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में रहते हैं, न्यू गिनिया वाले रीजन में, और जनरली उन पेड़ों पर रहते हैं जो बहुत पुराने हैं, क्योंकि उन्हीं पर आपको सड़ी गली लकड़ियां मिलेंगी जिनमें कीड़े होंगे जिनको ये खाते हैं। फिर फीचर की बात करें तो ये भी नॉक्टर्नल है, और पाम साइज जो है, आप इनकी पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर साइज देखो तो पाम साइज है, लेकिन फिंगर बड़ी लंबी होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि इन ट्री के जो रोटन ट्री है उसके अंडर में जो उसके अंदर में जो आप कह सकते हो इनके प्रे हैं कीड़े मकोड़े, उनको फिर ये खा के सर्वाइव करते हैं। इनकी अगर बात करें कंसर्न, पॉपुलेशन बहुत कम है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, लॉगिंग पेड़ की कटाई के चलते, और इलीगल वाइल्ड लाइफ जो है वो भी अपने आप में, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड या पॉचिंग जिसको बोल सकते हैं हम, एक तरीके पॉचिंग तो खैर किलिंग होगी, बट एक ट्रेड जो होता है इनका उसके चलते बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आती है मार्सुपियल्स। देखो ये मैंने बताया ये मैमल्स होते हैं, इनका यंग जो होता है बहुत ही प्रीमेच्योर पैदा होता है, फिर उसके बाद में वो अपने पाउच में रखते हैं, फिर उसके बाद में वो रियल लाइफ से या रियल जो एनवायरमेंट है उससे एनकाउंटर करते हैं, जैसे कंगारू, कोला, पॉसम, ठीक है, तस्मानियन डेविल, ये एग्जाम्पल है। डिस्टिंक्ट फीचर मैंने बताया अंडर डेवलप्ड यंग पैदा होता है, ये ऑलरेडी क्लियर है। अच्छा, इनके पास में एक बड़ी क्वालिटी और देखने को मिलती है कि इनके जो लिम्ब्स हैं, हाइंड लिम्ब्स, पीछे वाले पैर, वो लंबे होते हैं, जो जंप करने में कंगारू का इमेज आपके दिमाग में आ गया होगा वैसे। हैबिटाट ये जनरली आपको इनहेबिट करते हुए दिखेंगे फॉरेस्ट एरियाज में, ग्रासलैंड या श्रबलैंड में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहती है, फूड और शेल्टर और ब्रीडिंग साइट के हिसाब से भी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और नियर बाई आइलैंड्स और कई अमेरिकाज में भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, हमारे देश, हमारे आइलैंड मास पे मार्सुपियल्स आज के समय नहीं है, थे भी तो कब, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब थे, उस टाइम के बाद में नहीं है, तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फॉसिल्स की बात करें तो इंडो एशियन कॉलिजन जो हुआ था वो 52 मिलियन साल पहले, तो उस टाइम की लाइफ में थोड़ा सा आइडिया लगता है कि मार्सुपियल्स कहीं पे होंगे हमारे यहाँ पे। फिर आता है डार्क नेट ड्रग नेटवर्क। अभी जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उनकी तरफ से पूरे देश में एक डार्क नेट पर ऑपरेट होता हुआ ड्रग नेटवर्क, जिसको टीम कल्कि बोला गया, उससे एक्सपोज किया गया है। अच्छा, वो यूज क्या कर रहे थे? क्रिप्टो करेंसीज का, वो यूज कर रहे थे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का, जिससे कि पता ना पड़े कि इतना इलीगल काम हो रहा है। कल्कि जो है वो बहुत ही ज्यादा, कहता है ना कि बहुत ही ज्यादा लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो हमारे यहां पर डार्क वेब ऑपरेट करता है उनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे, और लेन देन होता था क्रिप्टो करेंसी में, जो कि हमारे देश में अभी तक जिसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। तो एक तरीके से कंप्लीटली इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सबसे पहला सवाल होगा डार्क नेट क्या है? ये वो इंटरनेट का वो पार्ट है जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते नॉर्मली। जैसे हमने कोई गूगल पे कुछ भी सर्च किया, किसी भी ब्राउजर पे जाके कुछ सर्च किया, तो हमारे सामने वही चीजें आएंगी जो कि एक तरीके से 100% में से 10% पोर्शन है, रिमेनिंग 90% जो पोर्शन है वो डार्क नेट के तौर पे ऑपरेट होता है। उनको अगर एक्सेस करना है तो आपके पास में ओनियन राउटर या ब्राउजर होने चाहिए, जैसे कि टोर का आपने नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर, आगे से आगे आप पेनिट्रेट करके वो वेबसाइट्स भी एक्सेस कर पाते हो जो आपने आज तक सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी, लेकिन उनका यूज कहां होता है? इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे पोर्नोग्राफी का काम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इन पे नजर भी गड़ा के देखिए तो पर्टिकुलरली उसके अंदर ही घुसना पड़ता है, ऐसे पता नहीं पड़ता। डार्क नेट सिंडिकेट की बात करें, एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क हो गया जो कि डार्क वेब वाले सेगमेंट को यूज करते हैं अपनी टारगेट्स को अचीव करने में, जैसे ड्रग्स का इधर उधर मूवमेंट करना। अच्छा, पेमेंट करते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज में, जिनमें डायरेक्टली ना तो इंडियन रुपी ना डॉलर कुछ यूज हो रहा है, तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक मीडिया यूज कर लिया और फिर उसको कन्वर्ट करके और फिर यूज करते हैं अपने नॉर्मल इश्यूज को टारगेट करने में। समझ गए? अब देखो एनसीबी की बात करें, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इंडिया की एपेक्स बॉडी है जिसका मेन काम है ड्रग ट्रैफिकिंग को या इलिसिट ड्रग
यूज को रोकना। ये 17 मार्च 1986 में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सेक्शन 43 के अंडर में स्थापित किया गया। ये न्यू दिल्ली में स्थापित इसका हेडक्वार्टर है। की फंक्शन देखो, कोऑर्डिनेशन तो करना ही है, क्योंकि नोडल एजेंसी के तौर पे अगर एनडीसी काम कर रही है तो उसके बाद में सेंट्रल स्टेट लेवल पे एनफोर्समेंट बॉडीज के साथ इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट की डेटा कलेक्ट करना और एक पैटर्न को हैक करना, तभी तो ये डार्क नेट वाले नेटवर्क्स भी एक तरीके से कंट्रोल में आ पाएंगे। इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरपोल हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनके साथ में मिलकर के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कार्टल्स को टैकल करने में काम करता है। कई दिनों पहले एक बार आया था नोएडा में, तमिलनाडु में ऐसे बड़ा नेटवर्क आया था। रिसेंटली अगर देखें तो डार्क नेट ड्रग सिंडिकेट्स कई जो एक्सपोज किए हैं नार्को एनसीबी ने, वो क्या है? एक तो ऑपरेशन केटामेलोन, ये एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था जिसको लेवल 4 पे जाके एक तरीके से हैक किया या पकड़ा उस नेटवर्क को। लेवल 4 का मतलब यहां पे हमने कहा ना कि ओनियन ब्राउजर या ओनियन राउटर, जैसे प्याज की लेयर बाय लेयर उतरती रहती है ना ओनियन की, वैसे क्या होता है, जितना ज्यादा लेयर बाय लेयर अंदर चले जाओगे, 4th लेवल तक आप पहुंच गए, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा एनक्रिप्टेड कोडिंग के अंदर बातचीत हुआ करती थी ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के, उसको भी वहां पर रोका गया 2025 में। इसके अलावा अथॉरिटीज ने इसमें एलएसडी जैसा एक कहता ना कि साइकोफेटिक सब्सटेंस पकड़ा, जो कि बहुत ही खतरनाक एक सेमी सिंथेसाइज्ड ड्रग होता है। ठीक है, 70 लाख रुपए तक की क्रिप्टो करेंसी पकड़ी। ये आपने बिटकॉइन और ये कई सुने होंगे, ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें यूके बेस्ड डॉक्टर शूज करके एक कार्टेल ऑपरेट कर रहा था, वो भी इसमें इन्वॉल्व था, उसको भी एक्सपोज किया गया। आप देखो ना ऑनलाइन का कितना बॉर्डरलेस तो हो ही जाता है पूरा मैकेनिज्म। इसके अलावा ऑपरेशन जेम्बाडा, ये 2023 में कंडक्ट हुआ था, जिसमें अभी तक इंडिया के हिस्ट्री में लार्जेस्ट डार्कनेट एलएसडी ट्रैफिकिंग नेटवर्क को एक्सपोज किया गया, जेम्बाडा कार्टेल जिसको बोला गया, जिसमें 29,000 एलएसडी ब्लॉटर्स सीज किए गए, 472 ग्राम एमडीएमए, ये भी एक बहुत खतरनाक ड्रग है जिसका यूज किया जाता है, आपको पता है किस तरीके से। ठीक है, क्रिप्टो इनेबल्ड इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई चेन को एक्सपोज किया गया था। ओवरऑल देखें तो डार्कनेट पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस तरीके से होता है उसको एक्सपोज करने में एनसीबी लगा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर ले। चलिए बताओ, मूनशॉट प्रोजेक्ट प्राइमरीली फोकस ऑन बिल्डिंग क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क? नहीं, ऐसा तो हमने बात ही नहीं की। अस्मिता की बात करें तो महिलाओं के हिसाब से प्रमोशन खेलो इंडिया फ्रेमवर्क के तहत, ये बात ठीक थी। चलो, सोलोमन आइलैंड्स की बात करें तो ये ज्योग्राफिकली किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया के हैं या कुछ और था, बताना भाई। एनसीबी 17 मार्च 1986 अंडर एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 4 क्लॉज 3, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो बात ऐसी है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, जिससे कि PWOnlyIAS ऑफिशियल के थ्रू आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो दिए जा सके। नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको चाहिए होती है पीडीएफ के लिए नीचे लिंक जो पिंड कमेंट है वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको ऑलरेडी आराम से डायरेक्ट कर दिया जाएगा पीडीएफ की तरफ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।